हालत इतनी खराब थी कि टकर कार्लसन से बात करते हुए इलोन ने कहा था कि अगर ट्रम्प नहीं जीते तो मेरी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। If he loses, man, what? If he loses, It does seem. यानी करोड़ों लोग जिन्होंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, $70 मिलियन यहाँ पे खतरे में डाल दिए थे, सिर्फ इसलिए कि इलोन मस्क ट्रिलियन बना जा सके। 12 जून 2026 सुबह के 9:30 बजे न्यूयॉर्क का नासा डेस्ट्रॉल्स यहाँ पर स्पेस नाम के कंपनी की ट्रेडिंग शुरू होने वाली थी। अब वैसे तो दोस्तों स्टॉक के एक्सचेंज में किसी भी कंपनी का लिस्ट ये बड़ी आम बात है, रोजमर्रा की चीजें, लेकिन इस बार यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानी इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही सेकंड में इस कंपनी का मालिक इलोन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियन बन जाता है। $1 ट्रिलियन यानी कि एक के पीछे 12 जीरो, इसका मतलब समझ रहे हो, ये इतनी बड़ी रकम है कि हर रोज $1 मिलियन भी खर्च करोगे तो तब भी इसे खत्म करने में इसको 100 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा। आज एक इंसान इलोन मस्क दुनिया के ज़्यादातर देशों से अमीर है। इनकी दौलत इतनी है कि दुनिया के अगले 4 सबसे अमीर लोगों की नेटवर्क जोड़ दो, यानी गूगल फाउंडर, अमेजॉन के फाउंडर और अकाउंट के फाउंडर, फेसबुक के फाउंडर, इनकी काउंटर बैंक भी इस अकेले इंसान के नीचे आएगी। लेकिन क्या आप जानते हो इस नंबर के पीछे की असली वजह जो है आपको कोई बता नहीं रहा। इसमें शामिल है शेयर मार्केट की चालाकी, एक पर्यटन के साथ की गई डील, ऐसा खेल जिसके बारे में आप सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। आइए जानते हैं इलोन मस्क की असलियत आज के इस वीडियो में। my mind is a storm. I don't think most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't know. Is your storm a happy storm? No. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले इस ट्रिलियन सबको शब्द समझना बहुत जरूरी है। ये नंबर वाला इतना बड़ा है कि बोलने में तो बोल जाते हैं $70 million. Billion. 1 trillion. लेकिन दिमाग के लिए प्रोसेस करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसे टाइम के हिसाब से सोचकर देखो, अगर आप समय में 1 मिलियन सेकंड पीछे जाओगे तो आप 11.5 दिन पीछे चले जाओगे, कोई ज़्यादा बड़ा समय नहीं। लेकिन 1 बिलियन सेकंड्स में पीछे जाओगे तो आप 32 साल पीछे चले जाओगे, यानी कि आपके और मेरा पैदा होने के समय में 1 ट्रिलियन सेकंड पीछे जाओगे तो आप सीधा 31,000 साल पीछे चले जाओगे, यानी एक ऐसे समय में जहाँ कोई इंसानी सिविलाइजेशन शुरू भी नहीं हुआ था। आज के दिन दुनिया भर में 21 देश ऐसे हैं जिनका जीडीपी $1 बिलियन से ज़्यादा है। अगर इलोन मस्क की नेटवर्क इस नंबर को क्रॉस कर चुकी है, अब सवाल ये है कि नेटवर्क एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करेंगे। और यहीं पे आता है दोस्तों पहला बड़ा खेल, बिलियन एस का ट्रिलियन सोने का। फॉर्ब्स के हिसाब से इलोन मस्क के हिसाब से बेसिक 38% से फेसेस कंपनी के जो वैल्यूएशन मार्केट है वो $2 बिलियन की है। ऐसे ही टेस्ला की वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा की है। इलोन का शेयर 15 से 25% का बताया जा रहा है। सिर्फ इन 2 कंपनियों में से वजह से इलोन की ट्रिलियन एनुअल घोषित किया गया है। लेकिन यहीं पर आती है पहली बड़ी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है इलोन की नहीं है, बल्कि हर बिलियन लेवल्स के अमीर आदमी की है कि ये पैसा लिक्विड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट में $1 ट्रिलियन से पड़े हुए हो, ये कभी भी बैंक से बाहर निकाल के खर्च कर सकते। ये सारा पैसा इन कंपनी के शेयर्स में मौजूद है, और ऐसा भी नहीं है कि ये शेयर्स बेच दिए जाए तो सीधा बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। एक तरह की पेपर वेल्थ है। ये इलोन मस्क खुद कहते हैं कि सिर्फ 0.1% कैश है, बाकी सारी नेटवर्क शेयर से आती है। 0.1% रिटर्न होता है $1 बिलियन कैश। अगर वो यहाँ पे अपने टेस्ला और पेसेस के शेयर बेचने की कोशिश करी तो वो तुरंत इन शेयर की कीमत मार्केट में क्रैश हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में एक साथ बहुत सारे शेयर आ जाएंगे। दूसरे लोग जिन्होंने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उन्हें लगेगा कि अरे इलोन शेयर बेच रहा है तो इसका मतलब ये कंपनी अब वैल्यूएबल नहीं रही। लोग अपना पैसा बाहर निकालेंगे और सारी वैल्यू नीचे क्रैश कर जाएगी। तो मतलब समझ रहे हो दोस्तों, कुछ महीनों में ये सारी दौलत सिर्फ स्क्रीन पे दिखने वाला एक नंबर है जो दूसरों के भरोसे पे टिका हुआ है। जिस दिन मार्केट का मूड बदला ये पेपर वेल्थ गिर के आधी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये एक चीज़ ऐसी है जो कभी क्रॉस नहीं हो सकती, जो किसी मार्केट पे डिपेंड नहीं करती। ये है आपकी अपनी स्किल, नेटवर्क की असलियत दोस्तों। इसके अलावा कंपनी के फंडेंस पर भी डिपेंड करती है कि कोई कंपनी कितना पैसा कमा रही है, क्या है उनका रेवेन्यू, क्या है उनका प्रॉफिट और कितनी प्रोडक्शन कर रही है। और यहीं पे आती है दूसरी प्रॉब्लम, एक ऐसा सवाल जो लोग स्पेसिस पे उठा रहे हैं, क्या इस कंपनी की वर्थ है सही में $2 ट्रिलियन है? Massive valuation is also a test. Could all this hype make it seem worth? पिछले
साल बेसिस की $400 मिलियन थी और अब $2 मिलियन हो चुकी है। लेकिन इस एक साल में इससे ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह वैल्यूएशन पर जस्टिफाई कर सके। उल्टा ये कंपनी घाटे में चल रही है। 2025 में इस कंपनी में $5 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड किया था, जिसे नुकसान हुआ था। इस साल भी 3 महीनों में ऑलरेडी $4.3 मिलियन का नुकसान हो चुका है। ये सिर्फ मैंने कह रहा हूँ, रिसर्च फॉर स्टार के मुताबिक बेसिस की असली वैल्यू लगभग $780 मिलियन है, जो कि अभी के प्राइस का सबसे 35% से 40% है। अब पूछोगे कि ये सही में ऐसा है तो स्टॉक मार्केट की इतनी वैल्यू कितनी है? इसका जवाब है दोस्तों, इलोन मस्क है। फिलिप्स पैक्सेस पे पैसा नहीं लगाते हैं, वो इलोन मस्क के दिखाए गए सपनों पर पैसा लगा रहे हैं। ये इकोनॉमी बस्टन की अपनी किताब रैंडम वॉक टाइटल में स्टॉक वैल्यू की 2 थ्योरी लिखी है। पहली थ्योरी है फॉर्म फाउंडेशन, जिसमें किसी कंपनी के शेयर की कीमत फंडामेंटल से डिपेंड करती है, जैसे कि कंपनी कितना पैसा कमाती है, कितना मुनाफा होता है। और दूसरी थ्योरी है कैसेस एल, यानी कि हवाई में इसकी शेयर की कीमत में परफॉर्मेंस से कोई रिलेशन नहीं है। और वैल्यूएशन साइकोलॉजिकल पे डिपेंड करता है। इलोन मस्क की दोनों कंपनी इस दूसरी कैटेगरी में आती है। ये हवा में महल बनाने वाले उस्ताद हैं, बड़े बड़े सपने बेचते हैं, जैसे कहते हैं कि प्लैनेट मार्स पे इंसान की बस्ती बनाएंगे, रोबोट टैक्सी के सपने, स्पेस में डेटा सेंटर्स के सपने। और लोग ये बातें सुनकर कंपनी के शेयर की बजाय इन सपनों को खरीदते हैं। हार्डवेयर के प्रोफेसर नील देसाई आप साफ साफ एक फाइनेंशियल कट कहते हैं, जिसमें लोगों को भरोसा है कि प्रोडक्ट कुछ भी हो, अगर इलोन मस्क का नाम जुड़ा है तो सक्सेसफुल बना ही देगा। लेकिन असलियत आप गहराई से देखोगे तो इसके ठीक उल्टी है। साल 2013 में इलोन मस्क ने हाइपर बूस्ट का कॉन्सेप्ट पोस्ट किया कि सुपर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइपर बूस्ट, जिसमें 600 मिलियन प्रति की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। लोगों को जाकर प्रॉमिस करने लगे कि न्यूयॉर्क में आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। Plane? No. An automobile? It's Transporter machine? it's a cross between a Concorde. लेकिन असलियत ये सिर्फ कॉल सेंटर बना रहा था और कुछ नहीं। 2023 में कंपनी बंद हो गई और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं बना पाई। इलोन मस्क की बायोग्राफी लिखने वाली आइडिया उन्हें तब आया था जब उन्होंने कैलिफोर्निया की हाई स्पीड को देखा था और उन्होंने सख्त नफरत थी हाई स्पीड ट्रेन से। Pressing to sort of have something that's like the slowest bullet train in the world in California at enormous cost. And isn't there something better that we could come up with? And that something better is the Hyperloop? Well, अक्टूबर 2015 में वो दावा करते हैं कि टेस्ला में वो ऑटोनोमस साइड ट्रैवल आ जाएगी 3 सालों के अंदर। Like I said, about 3 years from now, we're confident we can make a very compelling $25,000 electric vehicle that's also fully autonomous. we're still on track for being able to go cross country from LA to New York by the end of the year, fully autonomous. We're talking maybe 18 months from now. Maybe in towards the end of this year, next year. I mean, it's looking quite likely that it will be next year. We'll get that this year. If not this year, I'd say no later than next year. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन असलियत ये है कि 11 साल बाद भी फुल ऑटोनोमस टेस्ला में नहीं आई है। ऐसे ही 2017 में हवाई बातें करी थी कि वो हाईवे के नीचे टनल्स बनाएंगे जिससे कि ट्रैफिक कम हो सके। इसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था बोरिंग कंपनी का इस्तेमाल करके। लास्ट वीकेंड में 2 किलोमीटर से ये टनल बनाए जिसमें टेस्ला की गाड़ियां जा सके, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये आइडिया भी पूरी तरह से फेल रहा क्योंकि इन टनल्स में भी ट्रैफिक जाम लग गए। अप्रैल 2019 इलोन मस्क ने कहा कि अगले साल तक हम 1 मिलियन से ज़्यादा रोबोट टैक्सीज देखेंगे। We're very confident predicting autonomous robo taxis for Tesla next year. It'll be like owning a horse in 3 years. 2026 में भी ऐसा कुछ नहीं देखा। जून 2014 इलोन मस्क ने मार्स पर भेजने की बात करी थी। कहा था कि 10 से 12 सालों में हम इंसानों को मार्स पर भेज देंगे। We're going all the way to Mars, I think. Best case 10 years, worst case. लेकिन आज 2026 आ गया है और इसका कोई दूर दूर तक प्लान का नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि इन्वेस्टर टीम IS ने 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस को पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। Investor known for The Big Short, Steve Eisman. उन्होंने कहा है कि SpaceX की वैल्यूएशन पागलपन है। This is unheard of for a serious company because the valuation उन्होंने कहा है कि SpaceX की वैल्यूएबल पागलपन है। IPO of a sci-fi story tailor-made for a sci-fi cult to infinity and beyond, or in this उनके मुताबिक ये एक साइंस फिक्शन कहानी का IPO है जो साइंस फिक्शन को पसंद करने वाले कल्ट के लिए बनाया गया है।
ये बड़े अफसोस की बात है कि ज़्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और वो इन फेंकने वाली बातों पर से हवाई बातों से इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं और अपने पैसे इन कंपनियों में लगा देते हैं। This rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. अब यहाँ पे आती है एक और बात जो आपको शायद नहीं पता होगी कि कैसे ये बिलियन एस और ट्रिलियन एस उधार पर जीते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है जिनका नाम है बाय बोरो डैट। ये 3 सिंपल स्टेप है। सबसे पहले टैक्स बचाने के लिए ये अमीर लोग अपना पैसा कंपनी के शेयर में ही लगा देते हैं, कोई कभी उन शेयर को नहीं बेचते हैं क्योंकि टैक्स तभी लगता है इन शेयर को बेच कर पैसा बाहर निकालोगे। या तो इनकम लेते हो तो इनकम टैक्स लगेगा या फिर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आप शेयर को नहीं बेचोगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसलिए शेयर को कभी नहीं बेचो, बस उसकी कीमत बढ़ते लो करोड़ों रुपए तक, कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब इन सारे शेयर के पैसे आप कुछ इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पैसा उस शेयर में अटका पड़ा है। अगर आपको खुद की अय्याशी पर खर्च करना है तो कैसे किया जाए, उसके लिए बिलियनर को अपने शेयर को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लेते हैं जो बहुत कम इंटरेस्ट स्टेज पे मिलता है। इंटरनेशनल फाइनेंस की रिव्यू के मुताबिक इलोन मस्क ने टेस्ला के अपने 1/3 करीब 236 मिलियन शेयर गिरवी रखे हुए। साल 2022 में इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था। जानते हो वो पैसा कहाँ से आया था? उन्होंने टेस्ला के अपने $62.5 मिलियन की वैल्यू को शेयर गिरवी रखे थे और इसके बदले उन्होंने $12.5 मिलियन का लोन लिया था बैंक से। स्केच अब इससे हुआ क्या, शेयर भी नहीं बेचने पड़े, पैसा भी मिल गया और टैक्स भी नहीं देना पड़ा। यही कारण है कि बहुत से मिलियंस वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की शो ऑफ करते हैं कि मैं तो कोई सैलरी नहीं लेता है, मेरी तो सैलरी तो $1 की है या ₹1 की है। A salary of ₹1, so it's really love which is motivating this. Yeah, I mean, when you don't take money to support your child. चीटिंग करता है। एक्चुअली में वो लोग कोई इनकम ना लेकर इनकम टैक्स बचा रहे हैं। पैसा उन्हें अपने खर्चे के लिए फिर भी मिल जाता है, या तो कंपनी के एक्सपीरियंस दिखाकर या फिर इस तरीके से बैंक से लोन लेकर। लेकिन नुकसान इससे होता है सिर्फ और सिर्फ देश का और आम टैक्स पेयर का, क्योंकि ऐसे पर्सन वेल्थ है ये बिलियनर्स ना के बराबर टैक्स भरते हैं। इलोन मस्क का केस देख लो, इनकी वेल्थ 2014 से 18 के बीच में $30.9 बिलियन बढ़ी, लेकिन उन्होंने इसके बदले सिर्फ $455 मिलियन का टैक्स बढ़ा, यानी कि 3.2 का टैक्स दिया गया। एक आम एवरेज वर्किंग के से अमेरिका के 20 से 30% इनकम टैक्स बढ़ता है, लेकिन इलोन मस्क ने सिर्फ 3% टैक्स दिया। इलोन मस्क ही नहीं, 2014 से 2018 के बीच में अमेरिका के 25 सबसे अमीर लोगों ने सिर्फ 3% टैक्स दिया है। ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया में हर एक देश की यही कहानी है। इंडिया में भी ज़्यादातर बिलियनर्स और मिलियनर्स एक आम आदमी से कम टैक्स भरते हैं। फिर इस पूरे खेल में तीसरी स्टेप आती है टाइस। शेयर गिरवी रखते रहो और लोन लेते रहो और पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू रखो। अगर ये ज़िंदगी भर में कभी भी अपने शेयर नहीं बेचेंगे तो इनकी बढ़ी हुई वेल्थ पर भी कभी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब इनकी मौत होगी तो ये सारे शेयर इनके बच्चों के पास चले जाएंगे और यूएस टैक्स के चलते वो सारे वेल्थ पर लगने वाले कैपिटल गेन से टैक्स भी माफ़ हो जाते हैं। जो लोन उन्होंने लिया होता है वो क्रेडिट इंश्योरेंस कराते रहते हैं। जब स्टॉक मार्केट में इनकी वेल्थ ऊपर जाती है बैंक को कोई दिक्कत नहीं होती। मरने के बाद जब इनके बच्चे इनहेरिट करते हैं बिना टैक्स दिए तो उसका छोटा सा पोर्शन ये स्टॉक बेचकर उस लोन को वापस पे कर सकते हैं, या कुछ केस में बैंक उन शेयर की भरपाई कर लेता है। याद रखिए ये पूरा सिस्टम इस चीज़ से चलता है कि बैंक को उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे और फेवरेबल कंडीशन के साथ लिए लोन देते हैं। अब इस पॉइंट पर तो हर एक बिलियनर की कहानी सेम है, लेकिन इलोन मस्क के ट्रिलियन से बनने में एक यहाँ पे एक बड़ा खेल उनके पॉलिटिकल कनेक्शन का भी आता है। वही चंदा धन का मॉडल जिसमें मोदी सरकार चल रही है, अडानी का व्यापार चल रहा है। इलोन मस्क के केस में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। 2024 की इलेक्शन से इलोन मस्क की नेटवर्थ $270 मिलियन थी। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के 2 साल बाद मस्क की नेटवर्थ लगभग 5 गुना बढ़ गई। ये हुई धंधे की साइड, लेकिन इसके अचीव करने के लिए चंदा कहाँ से आया? इलोन मस्क ने 2024 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को $290 मिलियन डोनेट किए थे। ट्रंप के सबसे बड़े डोनर ट्रंप को इलेक्शन जिताने के लिए सबसे बड़ा हाथ इलोन मस्क का ही था। हालात इतनी खराब थी कि टकर कार्लसन से बात करते हुए इन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप नहीं जीते तो मेरी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। If he loses, man, what? If he loses, It does seem that way. how long do you think my prison sentence is going to be? Do you think? Will I see my children? I don't know. I'll go Unsta- plausible tonight.
दुनिया के लिए और फॉर्चुनेटली इलोन मस्क के लिए ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप सरकार सीधे सीधे फेवर्स देती है। मस्क एक तरीके से शैडो प्रेसिडेंट बन गए थे। कैबिनेट मीटिंग में बैठने लगे ट्रंप के साथ चाइना में और सऊदी अरेबिया में प्लेस पर गए। जहाँ जहाँ ट्रंप गए वहाँ इलोन मस्क ने अपनी कंपनी के लिए डील्स फाइनल करी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में देख सकते हो। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में इलोन मस्क से मिलकर आए। इस मुलाकात का एक बड़ा मुद्दा स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री को लेकर था। फिर 18 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी ने इलोन मस्क से फोन पे बात की और इसे कुछ ही हफ्ते बाद स्टारलिंक को इंडिया में सर्विस शुरू करने का लेटर इंटेंट मिल गया। स्टारलिंक को नेशनल सिक्योरिटी की 2 कंडीशन का इशू था, उन्हें हटा दिया गया और इसके लगभग 1 महीने बाद जून 2025 में स्टारलिंक को इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल गया। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार स्टारलिंक के अप्रूवल को फ्रीज कर दिया गया, लेकिन मैं हैरान नहीं हूँ, कुछ महीनों बाद सरकार इन्हें फिर अप्रूवल दे देगी। अब आगे सुनो, ट्रंप सरकार ने इलोन मस्क को फायदा पहुँचाने के लिए रूल्स बदले हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्पेसएक्स का ये करंट आईपी। पहले आमतौर पे जब भी कोई आईपी जारी करती थी तो नास्डैक 100 जैसे बड़े इंडेक्स सीधे को लिस्ट नहीं करते थे और उसे महीनों और कभी सालों तक इंतजार करना पड़ता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि अमेरिका में रिटायरमेंट की सेविंग और पेंशन फंड है जो नास्डैक 100 जैसे बड़े इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिकन सरकार पिछली नहीं ये चाहती थी कि अमेरिकन की रिटायरमेंट और पेंशन यहाँ पे किसी फ्रॉड कंपनी की वजह से डूब जाए, इसलिए पहले सालों की वेटिंग होती थी जो नई कंपनी आई तो उसका स्टॉक प्राइस सेटल हो जाए, ओवर वैल्यू ना रहे। इलोन मस्क की डिमांड पर, केसेस की डिमांड पर नास्डैक ने इस रूल को ही बदल दिया। एक नया फास्ट एंट्री रूल लाया गया, इसमें 15 दिन का वेटिंग पीरियड रखा गया और नतीजा क्या रहा, करोड़ों अमेरिकन की रिटायरमेंट सेविंग और पेंशन अपने आप ही इलोन मस्क की कंपनी में जाकर लग गई, चाहे वो या ना चाहे। इससे भी बड़ी चीज आईपीओ से 2 दिन पहले हुई। अमेरिका में कानून के मुताबिक ब्रोकर को कस्टमर का एक अलग सेव अकाउंट में रखना होता है ताकि ब्रोकर डूबे तो कस्टमर का पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन स्पेशल के आईपीओ से 2 दिन पहले 10 जून को सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने एक लेटर जारी किया जिसमें उसने ब्रोकर को स्पेशल के आईपीओ के इस रूल से छूट दे दी। यानी कि करोड़ों लोग जिन्होंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, $70 मिलियन यहाँ पे खतरे में डाल दिए गए, सिर्फ इसलिए कि इलोन मस्क को ट्रिलियन बना जा सके। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। इलोन मस्क की रिकमेंड पर ट्रंप ने ब्रायन कार को प्राइवेट कम्युनिकेशन से चेयरमैन बना दिया और बाद में इन्हीं ब्रायन कार ने स्पेस और स्टारलिंक की रिक्वेस्ट अप्रूव करके उन्हें 2/3 लो अर्थ और सैटेलाइट का कंट्रोल दे दिया। कुल 10,300 सैटेलाइट का कंट्रोल स्टारलिंक को दिया गया और इलोन मस्क के राइवल स्टोर के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। दिसंबर 2024 में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले इलोन मस्क और उनकी कंपनी के खिलाफ 40 इन्वेस्टिगेशन केस चल रहे थे। मतलब एक के बाद एक ये मामले बंद होते चले गए। इलोन का पूरा एम्पायर ट्रंप पर निर्भर करता है। ये 2025 में ट्रंप के मस्क में झगड़े में साफ देखा था। झगड़े के दिन टेस्ला की कीमत लगभग 14% गिर गई थी। यानी कि इलोन मस्क के शेयर इन्फ्लेटेड वैल्यू बहुत हद तक ट्रंप सरकार के पावर में रहने पर डिपेंड करती है। उनसे लिखकर ले लो कि 2038 में ट्रंप सरकार के पावर में रहने पर डिपेंड करती है। उससे लिखकर ले लो अगर 2028 में डेमोक्रेट पावर में आते हैं अमेरिका में तो इलोन मस्क की ये नेटवर्क एकदम से आधे से भी कम हो जाएगी। बहुत से लोग इन अरबपतियों को वर्शिप करते हैं ये सोच कर कि उन्होंने अपनी दौलत मेहनत से कमाई है, ये बड़े हार्ड वर्किंग है, इन्हें इंफॉर्मेशन के तौर पे देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में दोस्तों सच्चाई ये है कि इनकी दौलत के पीछे करप्शन, फ्रॉड और पॉलिटिकल कनेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है, आप लोगों को होता है। यूनाइटेड देश के फूड प्रोग्राम के मुताबिक 2030 तक वर्ल्ड हंगर मिटाने के लिए सिर्फ $40 मिलियन पर ये चांस है। इलोन मस्क की नेटवर्क 5वें हिस्से से वर्ल्ड हंगर खत्म की जा सकती है। ऐसे ही ऑक्सन की एनालिसिस के अनुसार मस्क की दौलत पर सिर्फ 10% टैक्स लगा दिया जाए तो 80 करोड़ लोगों को एक्सचेंज पॉपुलरिटी ऊपर उठाया जा सकता है। इलोन मस्क ने चैलेंज दिया था अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उनको बता दे कि $6 मिलियन में कैसे वर्ल्ड हंगर सॉल्व करेंगे तो वो तुरंत टेस्ला के शेयर बेचकर पैसा दे देंगे। और इसके जवाब में वर्ल्ड फूड के डायरेक्टर डेविड विस्ली ने पूरा रोड मैप भी बताया।
कि कैसे $6 बिलियन से 4.2 करोड़ लोगों को भुखमरी से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद इलॉन मस्क ने कोई जवाब तक नहीं दिया। पैसा देना तो दूर की बात है, इतिहास में अभी भी कई लोगों ने देखे, लेकिन इतिहास उनके बैंक बैलेंस से याद नहीं रखता है। वो याद रखता है सिर्फ इस बात से कि उस पैसे से उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया। यहाँ पे एक छोटा सा एडवाइस है, इन हवाई बातों में बेवकूफ़ बनकर अपना पैसा इनकी कंपनी में मत डुबो, क्योंकि ये एक ना दिन बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। अपना पैसा सिर्फ उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनकी फंडामेंट्स स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू और प्रॉफिट जैसी चीज़ें देखो। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट मत ढूंढो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करो। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।